Hello everyone, my name is Vicky Negi and welcome back to our YouTube channel Education for Everyone. Friends, आज मैं आपके लिए एक फ्रेश टॉपिक लेके आया हूँ. ठीक है, क्लास 11th NCERT का अकाउंट से रिलेटेड, राइट. और ये जो मैं आज टॉपिक लेके आया हूँ ये तो बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है. साथ ही साथ ये स्कूल स्टूडेंट्स के लिए तो हेल्पफुल है ही, साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स में किसी अकाउंट से रिलेटेड एग्जाम के प्रिपेयर कर रहे हैं, राइट. और सबसे पहले बता दो एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम यूपीएससी का ईपीएफओ एग्जाम जो है वो जो आने वाला है सितंबर में, राइट. उससे रिलेटेड सारी नॉलेज आपको इस अकाउंटेंसी के जो मैं अभी वीडियोस लेके आऊँगा उनमें मिलेगी. ठीक है, और ये साथ ही साथ ये वीडियोस एसएससी यूपीएससी किसी अदर पीसीएस एग्जाम में, राइट, या जो अदर ओपन एग्जाम्स है उसमें अकाउंट से रिलेटेड जो भी टॉपिक आता है जनरल स्टडीज़ का वो सब कवर करेगा. ठीक है, तो ये आज फर्स्ट वीडियो है. और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि आपके साथ साथ ये वीडियोस जो है इनकी नॉलेज और लोगों को भी मिल सके. सो लेट्स कंटिन्यू. व्हाट इज़ अकाउंटिंग? नाउ अकाउंटिंग है क्या? ठीक है, अकाउंटिंग कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, measuring, recording and communicating the required information relating to the economic events of an organization to the interested users of such information, right. अब अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग, ठीक है, डिफाइन किया जाता है क्या? एक प्रोसेस होता है, ठीक है, स्टेप वाइज एक प्रोसीजर है जिसमें क्या करते हैं हम आइडेंटिफाई करते हैं. सबसे पहले किसी चीज़ को पता लगाते हैं कि है क्या वो, फिर मेजर करते हैं, ठीक है, फिर रिकॉर्ड करते हैं और लास्ट में कम्युनिकेट करते हैं जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है किसी भी इकोनॉमिक इवेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन को उसके इंटरेस्टेड यूजर्स को, राइट. इन ऑर्डर टू अप्रिशिएट द एग्जैक्ट नेचर ऑफ अकाउंटिंग वी मस्ट अंडरस्टैंड द फॉलोइंग रेलेवेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द डेफिनेशन. अब अगर हमें एग्जैक्ट नेचर ऑफ अकाउंटिंग देखना है तो हमें कुछ उसके एस्पेक्ट्स देखने होते हैं डेफिनेशन में, राइट. तो सबसे पहले देखिए, इकोनॉमिक इवेंट्स होने चाहिए. इकोनॉमिक इवेंट्स क्या होते हैं? अब अकाउंटिंग में कोई भी चीज़ को हम एक इवेंट नहीं मान सकते, राइट. इकोनॉमिक इवेंट होना चाहिए, मतलब इकोनॉमिक से जुड़ा हुआ, पैसे से जुड़ा हुआ, पैसे से जुड़ी हुई कोई भी इवेंट होगी वो इकोनॉमिक इवेंट कहलाएगी. ठीक है, आगे धीरे धीरे हम इनको डिस्क्राइब करते रहेंगे. सेकेंड इज आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन होना चाहिए कि कोई भी हमें जैसे मैंने ये इवेंट देखा कि ये इवेंट इकोनॉमिक है या नहीं, उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, पता लगाएंगे. फिर मेजर करेंगे. तो मेजर क्या होता है? मेजर न्यूमेरिक टर्म्स में होता है, राइट, मेजरमेंट करना है. फिर रिकॉर्ड करना है उस ट्रांजेक्शन को, उस चीज़ को, एंड कम्युनिकेट करना है फिर आगे फर्दर ऑर्गेनाइजेशन को या किसी भी इंटरेस्टेड यूजर को. थर्ड है ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज करना उसको, ठीक है. फोर्थ, इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. ये भी एक ज़रूरी चीज़ है कि इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए कि जो इन्फॉर्मेशन हम ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं और कम्युनिकेट कर रहे हैं वो इंटरेस्टेड यूजर जो है उनको मिल सके, राइट. चलिए, नाउ फर्स्ट इज इकोनॉमिक इवेंट. अब हमने सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो चीज़ देखी इकोनॉमिक इवेंट. अब इकोनॉमिक इवेंट होता क्या है? एन इकोनॉमिक इवेंट इज नोन एज अ हैपनिंग ऑफ कंसिक्वेंस, एक कंसिक्वेंस का हैपनिंग टू अ बिजनेस organization which consists of transactions and which are measurable in monetary terms. ठीक है ना, कि हैपनिंग है, कोई भी कंसिक्वेंस हो रहा है, किसी चीज़ का कोई परिणाम हो रहा है, ठीक है, और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में वो चीज़ हो रही है और जिसमें क्या हो रहा है, कंसिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स है उसके अंदर, और वो ट्रांजेक्शन्स क्या है, मेजरेबल है, उनको हम मेजर कर सकते हैं. लेकिन किस टर्म में? मॉनेटरी टर्म्स में. ये नहीं कि हमारे पुराने टाइम में हम बार्टर सिस्टम करते थे ना कि इन एक्सचेंज ऑफ वन थिंग वी एक्सचेंज अनदर थिंग, राइट, गुड्स के बदले गुड्स, ये वाला सिस्टम नहीं. ठीक है, ये हम एंशिएंट टाइम में, पास्ट टाइम में करते थे कि बार्टर सिस्टम का, जब अकाउंट्स नाम की चीज़ होती नहीं थी तो हमें एक चीज़ के बदले जो हमें दूसरी चीज़ चाहिए होती थी हम उसको एक्सचेंज करते थे. लेकिन अकाउंटेंसी में क्या है कि मेजरेबल टर्म होना चाहिए, किसमें? मॉनेटरी टर्म्स में. ठीक है, कोई भी हैपनिंग हो रही है, कंसिक्वेंस हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, वो एक ट्रांजैक्शन है और वो ट्रांजैक्शन क्या है, मेजरेबल है मनी की टर्म्स में. ठीक है, फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ मशीनरी, एक मशीनरी खरीदना, राइट. हम खरीदते हैं मशीन तो क्या करते हैं, उसके बदले पैसा देते हैं, राइट, मनी देते हैं. इंस्टॉलिंग
एंड कीपिंग इट रेडी फॉर मैन्युफैक्चरिंग इज एन इवेंट। अब हमने एक मशीन खरीदी, उसको सेटअप किया, इंस्टॉल किया, उसको रेडी किया मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जिससे हम आगे प्रोडक्शन कर सके, तो ये क्या एक इवेंट है, राइट, विच कंप्राइजेज नंबर ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ठीक है, सच एज बाइंग अ मशीन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मशीन, साइट प्रिपरेशन फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ अ मशीन, ठीक है, फर्नीचर इनकर्ड ऑन इट्स इंस्टॉलेशन एंड ट्रायल रन्स, राइट। तो ये सारे एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन इट्स इंस्टॉलेशन एंड ट्रायल रन, तो ये सारी चीज़ें क्या एक प्रोसीजर है, ठीक है, कि आपने मशीन खरीदी, उसको ट्रांसपोर्टेशन लगा, उसके लिए साइट एक जगह सेटअप करी जहाँ पे वो लगेगी, इंस्टॉल किया उसको, और जो खर्चे आए उस पर इंस्टॉलेशन के और ट्रायल रन के, तो ये सारा क्या है एक इवेंट है, राइट। अब if an event involves transactions between an outsider and an organization, these are known as external, right। अब इवेंट्स भी क्या होते हैं, हमने इकोनॉमिक इवेंट्स देखा, अब इकोनॉमिक इवेंट्स भी दो तरह के होते हैं, या तो एक्सटर्नल होंगे या तो इंटरनल होंगे। एक्सटर्नल मतलब बाहर, ठीक है, बाहर कहाँ, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर, राइट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई बिजनेस है, ठीक है, उसके बाहर के जो खर्चे हैं वो एक्सटर्नल इवेंट्स कहलाएंगे, ठीक है। इवेंट्स इन्वॉल्व इन ट्रांजेक्शन बिटवीन एन आउटसाइडर एंड एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एक आउटसाइडर के साथ ऑर्गेनाइजेशन का जो भी इवेंट्स होंगे वो एक्सटर्नल इवेंट्स होंगे। नाउ इवेंट्स एंड इंटरनल इवेंट क्या है, इकोनॉमिक इवेंट दैट अकर्स एंटायरली बिटवीन द इंटरनल विंग्स ऑफ एन एंटरप्राइज, मतलब एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी इवेंट्स हो रहे हैं एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के बीच, ठीक है, एक एक जो एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है दूसरे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के बीच, एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी इवेंट्स हो रहे हैं दोज आर नोन एज इंटरनल इवेंट, like supply of raw material or components by the stores department to the manufacturing department, ठीक है, या पेमेंट ऑफ वेजेस टू एम्प्लॉइज, कि एक जो रॉ मटेरियल का डिपार्टमेंट है वो कंपोनेंट भेज रहा है कहाँ, स्टोर्स डिपार्टमेंट को, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को, या वेजेस पे की जा रही है एम्प्लॉइज को, तो क्या है ये विद इन अ डिपार्टमेंट, ठीक है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट सैलरी वगैरह आगे फर्दर प्रोसीजर कर रहा है किसकी, एम्प्लॉयज की या वर्कर्स की, राइट, तो ये विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, तो दीज इवेंट्स आर कॉल्ड इंटरनल इवेंट्स, ओके। लेट्स गो फर्दर। नाउ आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन, अब ये है। अब आइडेंटिफिकेशन क्या है, आइडेंटिफिकेशन मीन्स डिटरमाइनिंग व्हाट ट्रांजेक्शंस टू रिकॉर्ड, आइडेंटिफाई करो, पता लगाओ कि हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करें तो कौन सी करें, राइट। अब हमने स्टार्टिंग में देख लिया था कि इकोनॉमिक इवेंट होना चाहिए, ठीक है, मनी से रिलेटेड होना चाहिए मॉनेटरी टर्म्स में, ठीक है, वो इवेंट्स किए जाने चाहिए वैल्यूएट टू आइडेंटिफाई इवेंट्स विच आर टू बी रिकॉर्डेड, ठीक है, इट इन्वॉल्व्स ऑब्जर्विंग एक्टिविटीज एंड सेलेक्टिंग दोज इवेंट्स दैट आर ऑफ कंसिडर्ड फाइनेंशियल कैरेक्टर, राइट, ये ध्यान देना है आपको, एंड टू द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। तो क्या है कि आइडेंटिफाई करो वो इवेंट्स जो रिकॉर्ड किए जा सके, ठीक है, उन एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करो और सेलेक्ट करो उनमें से जो कंसिडरेबल है और जो क्या है फाइनेंशियल कैरेक्टर की है, राइट। नेक्स्ट इज मेजरमेंट, अब आइडेंटिफाई कर लिया, पता लगा लिया, उसके बाद मेजर करेंगे हम। मेजर कैसे करेंगे, किसी चीज को मेजर क्या कैसे क्या करते हैं, क्वांटिफिकेशन, क्वांटिटी के हिसाब से, राइट, क्वांटिफाई करते हैं इसका कितना होगा, एस्टिमेट लगाते हैं हम, इंक्लूडिंग एस्टिमेट्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस इनटू फाइनेंशियल टर्म्स, ठीक है। अब उनको फाइनेंशियल टर्म्स में, फाइनेंस की टर्म में उनको मेजर करेंगे बाय यूजिंग मॉनेटरी यूनिट, ठीक है, जैसे कि रुपीज में या पैसे में, एज ए मेजरिंग यूनिट आपको पता ही है, ठीक है, मॉनेटरी टर्म्स में। तो हमारी जो हम इंडिया में यूज करते हैं मॉनेटरी टर्म्स वो रुपीज या पैसे होते हैं, राइट। अब हमने आइडेंटिफाई कर ली इवेंट या ट्रांजेक्शन, उसको मेजर कर लिया मॉनेटरी टर्म में, अब उसको रिकॉर्ड करने की बारी है। तो वंस द इकोनॉमिक इवेंट्स आर आइडेंटिफाइड कि वो इंटरनल इवेंट है या एक्सटर्नल इवेंट, अब क्या करेंगे हम उन्हें, दीज आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। अब उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब क्या है, कोई बड़ी बात नहीं है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब सिंपल अकाउंट्स के लिए जो बुक्स तैयार की जाती हैं, जो डेटा वगैरह तैयार किया जाता है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहलाती है। तो उनको किस चीज़ में रिकॉर्ड करना है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, इन मॉनेटरी टर्म्स में एंड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है, कि जब वो हैपन हुआ है, ठीक है, सीक्वेंस में, मतलब क्रोनोलॉजी में, कि
इस डेट को एक 20th को हुआ है तो वो इवेंट 20th के अकॉर्डिंग डाला, फिर उसके बाद 21st को हुआ है, 22nd को, अकॉर्डिंग टू द क्रोनोलॉजी, राइट। चलिए आगे। नाउ कम्युनिकेशन, अब हमने आइडेंटिफाई कर लिया, राइट। यहाँ देख रहे हैं आइडेंटिफाई कर लिया था, मेजर कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया। अब रिकॉर्ड के बाद हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डाल दिया उसको। अब हम उस डेटा को आगे फर्दर कम्युनिकेट करेंगे। किसको करेंगे? हमने स्टार्टिंग में देखा, वो जिसके लिए भी हेल्पफुल है, वो जिस भी यूजर के लिए वो डेटा हेल्पफुल है, रिक्वायर्ड है, उनको करेंगे। तो द इकोनॉमिक इवेंट्स आर आइडेंटिफाइड, measured and recorded in order that the pertinent information is generated and communicated in a certain form to management and other internal and external users. Okay, so जो भी इकोनॉमिक इवेंट्स हुए हैं उनको आइडेंटिफाई किया हमने, मेजर किया, रिकॉर्ड किया, इन ऑर्डर डेट की पर्टिनेंट इन्फॉर्मेशन है जो जनरेट की है हमने, वो आगे कम्युनिकेट की जाए किसको? फॉर्म ऑफ मैनेजमेंट को, किसी फॉर्म में मैनेजमेंट को, एंड अदर इंटरनल एक्सटर्नल यूजर्स को, ठीक है। These reports provide information that are useful to a variety of users who have an interest in the assessing the financial performance and the position of the enterprise. Right? अब ये सारी इंफॉर्मेशन किसके लिए ज़रूरी है? जिसका इंटरेस्ट हो बिजनेस में, उस बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन में, कि वो उस बिजनेस का प्रॉफिट क्या आ रहा है, ठीक है, क्या उसकी मार्केट पोजीशन है, ये सब चीज़ें जिसके लिए हेल्पफुल होंगी उन यूज़र को प्रोवाइड करनी है, राइट। जैसे कि शेयर होल्डर्स हो गए जो पैसा लगाते हैं अपना बिजनेस में, उनके लिए बहुत ज़रूरी है ना कि ये बिजनेस जो है जिसमें हम पैसा लगा रहे हैं वो उसकी कंडीशन क्या है, उसकी सिचुएशन क्या है, वो प्रॉफिट कर ले भी रहा है कि नहीं ले रहा, राइट, या स्टेबल है कि नहीं है, हम अपना पैसा लगा रहे हैं तो सही जगह लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे, राइट। तो उन सभी यूजर्स के लिए हेल्पफुल रहता है। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बिजनेस एक्टिविटीज एंड मेकिंग नेसेसरी डिसीजन फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो वो तभी लगाएंगे ना, वो इन चीज़ों के बेसिस पे ही तो अपनी प्लानिंग वगैरह करेंगे, फर्दर अपने डिसीजंस लेंगे कि हमें पैसा आगे फर्दर इन्वेस्ट करना चाहिए इस ऑर्गेनाइजेशन में या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन कैसे बना है? ऑर्गेनाइज टर्म से बना है। ऑर्गेनाइज मतलब बहुत सारी चीज़ों को एक साथ सिस्टमेटिक तरीके से चलाना या करना, राइट। तो ऑर्गेनाइजेशन रिफर्स टू अ बिजनेस एंटरप्राइज, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एक बिजनेस एंटरप्राइज है, वेदर फॉर प्रॉफिट और नॉट फॉर प्रॉफिट मोटिव, चाहे वो प्रॉफिट के लिए काम करे या नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए काम करे, ठीक है, वो बिजनेस एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ एक्टिविटीज एंड लेवल ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, इट कैन बी अ सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न, पार्टनरशिप फर्म, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी, लोकल अथॉरिटी, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और एनी अदर एसोसिएशन ऑफ पर्संस, राइट। तो ये क्या थे? फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थे, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट। कि डिपेंड करता है कि क्या साइज है और किस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, किस लेवल ऑफ बिजनेस को ऑपरेट करते हैं वो, ठीक है, उसके बेसिस पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड किया गया किसमें? सोल प्रोप्राइटरशिप, आपको पता होगा। सोल प्रोप्राइटरी क्या होती है? सोल मतलब सिंगल, प्रोप्राइटर मतलब ओनर। तो जिस बिजनेस का सिंगल ओनर है, सिंगल प्रोप्राइटर है, वो सोल प्रोप्राइटरी होती है। पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, वो उस तरह का ऑर्गेनाइजेशन या उस तरह का बिजनेस जिसमें पार्टनरशिप होती है, ठीक है, पार्टनर्स होते हैं, राइट। कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव मतलब मिलके एक ऑपरेशन करना, कोऑपरेटिव मिलके काम करना, राइट। तो जो एक सिमिलर इंटरेस्ट के लिए जो मिलके काम करते हैं वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं। कंपनी, राइट, कंपनीज आपको पता ही होगा, प्राइवेट कंपनीज होती है, पब्लिक कंपनीज होती है। लोकल अथॉरिटी, राइट, ये भी एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। और अदर एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब और अलग अलग तरह की एसोसिएशन जहाँ पे लोग मिलके अपने एक सिंगल इंटरेस्ट के लिए या किसी एक पर्पस के लिए काम करते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। नाउ इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अब हमने देखा ना, अभी तक हम पढ़ते हुए आए कि सबसे पहले आइडेंटिफाई करो, ठीक है, उसके बाद देखो उसको, फिर उसको मॉनेटरी टर्म्स में डालो, ठीक है, फिर उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डालो, ठीक है, उसको रिकॉर्ड करो, फाइनली उसको आगे फर्दर इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करो। तो वो इन्फॉर्मेशन हम जब प्रोवाइड करेंगे इंटरेस्टेड यूजर्स को, तो इंटरेस्टेड यूजर्स है कौन, ठीक है, ये भी तो देखना वो है कौन, वो इंटरेस्टेड यूजर। So accounting is a means by which necessary financial information about
अबाउट बिजनेस एंटरप्राइज, जस्ट अ सेकंड, ठीक है, necessary financial information about business enterprise is communicated and is also called the language of business, right? So accounting means है, एक तरीका है, एक रास्ता है, वे है, ठीक है, जिसके द्वारा क्या किया जाता है, नेसेसरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो होती है, ज़रूरी जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है बिजनेस एंटरप्राइज के बारे में, उसे कम्युनिकेट किया जाता है, आगे दिया जाता है, ठीक है, पहुंचाया जाता है, किसको, उन यूजर्स को। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कहा जाता है, राइट। मैनी यूजर्स नीड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू मेक इंपॉर्टेंट डिसीजंस। ये भी हमने देखा कि जो भी यूजर्स हैं जो इंटरेस्टेड है बिजनेस में, इंटरेस्ट रखते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनको अपना डिसीजन लगाने, फाइनल डिसीजन लेने के लिए ये इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। सम यूजर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड, दीज यूजर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। अब दो ब्रॉड कैटेगरीज में ये यूजर डिवाइड है, ठीक है, इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स, राइट। जिस तरीके से हमने देखा कि इंटरनल इवेंट्स से और एक्सटर्नल इवेंट्स से, वैसे ही अब यूजर्स जो है जिनकी वजह से इंफॉर्मेशन जाएगी वो भी दो तरह के होते हैं। एक तो हो गया इंटरनल यूजर्स, नाम से पता चल जाएगा उन चीज़ों को, आप बहुत मतलब बहुत क्लियरली समझ आ जाएगा आपको, ठीक है, कोई इतना बड़ा वो रॉकेट साइंस नहीं है, अकाउंट्स बहुत ईजी है। कहीं कहीं पे जब जहाँ पे टर्म्स आते हैं वो याद करने पड़ते हैं, कोई इशू नहीं, वो समझ जाएंगे, मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से, वो आपको समझ आ जाएंगे, ठीक है, नो नीड टू वरी अबाउट इट। तो इंटरनल यूजर जो अंदर के यूजर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, और एक्सटर्नल यूजर जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के यूजर्स हैं जिनका इंटरेस्ट है उस ऑर्गेनाइजेशन में। इंटरनल यूजर्स इंक्लूड, अब जो इंटरनल यूजर्स हैं वो कौन कौन होते हैं, देखिए ध्यान रखिए, चीफ एग्जीक्यूटिव, ठीक है, इंटरनल मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो चीफ एग्जीक्यूटिव हो गए वहाँ के, फाइनेंशियल ऑफिसर्स हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, बिजनेस यूनिट मैनेजर्स हो गए, प्लांट के मैनेजर्स हो गए, स्टोर मैनेजर्स हो गए, लाइन सुपरवाइजर एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के सुपीरियर्स हैं, राइट, ठीक है। नाउ एक्सटर्नल यूजर्स कौन से हो गए, एक्सटर्नल यूजर्स में आ गए आपके प्रेजेंट एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, ठीक है, जो भी करेंटली और जो इन्वेस्ट कर रहे हैं या इन्वेस्ट करते हैं, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं जिनको हम शेयर होल्डर्स कहते हैं, ठीक, शेयर होल्डर्स मतलब शेयर होल्ड कर रहे हैं वो उस कंपनी का, उस बिजनेस का, उस ऑर्गेनाइजेशन का, उनके पास कुछ शेयर है, राइट, तो वो अपना पैसा लगा रहे हैं उस पर, तो ये एक्सटर्नल यूजर हो गए शेयर होल्डर्स, तो इनका पैसा लग रहा है तो उनका तो डेफिनेटली इंटरेस्ट रहेगा ही उसमें, राइट, डिसीजन लेने के लिए कि हम सही डिसीजन ले रहे हैं कि नहीं, हमारा पैसा सही जगह लग रहा है कि नहीं। क्रेडिटर्स, ठीक है, जिनसे पैसा लिया गया है, राइट, ठीक है, जिन्होंने उधार दिया है ऑर्गेनाइजेशन को, है ना, तो अब उन्होंने पैसा उधार दिया तो अब वो तभी देंगे ना किसी बिजनेस को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को पैसा उधार, जब उन्हें लगेगा कि हाँ ये पैसा मेरे को मिल सकता है वापस, मेरे पास रिटर्न आएगा या नहीं आएगा। जैसे बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, तो कोई बैंक, कोई भी बैंक होता है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, ठीक है, वो अपना पैसा कब लगाता है, कब देता है किसी को, जब उसे लगता है कि हाँ मेरे को वापस मिलेगा ये पैसा, है ना, ऐसा नहीं कि मेरे को मिलना ही नहीं है तो मैं उसको पैसा दे दूं, राइट। डिबेंचर होल्डर्स एंड अदर लेंडर्स, ठीक है, टैक्स अथॉरिटीज, रेगुलेटरी एजेंसीज एंड डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी जिसे कहते हैं, लेबर यूनियंस, ट्रेड एसोसिएशंस, स्टॉक एक्सचेंज एंड कस्टमर्स एक्सेट्रा, ये सारे एक्सटर्नल यूजर्स हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अब हमने यूजर्स तो देख लिए, अब अकाउंटिंग क्या है, एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, एक नॉलेज का, इंफॉर्मेशन का एक सोर्स है, ठीक है, जरिया है, इसके द्वारा, अकाउंटिंग के द्वारा हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वेरियस रीजंस के लिए, वेरियस पर्पसेस के लिए, राइट। अब अकाउंटिंग इज अ डेफिनिट प्रोसेसेस ऑफ इंटरलिंक्ड एक्टिविटीज, एक डेफिनिट प्रोसेस है जिसमें इंटरलिंक एक्टिविटीज है, इंटरलिंक्ड एक्टिविटीज मतलब जो पूरा अकाउंटिंग प्रोसीजर है उसमें जो भी एक्टिविटीज है वो आपस में इंटरलिंक्ड है, ठीक है, एक एक्टिविटी दूसरी पे डिपेंड है, दूसरी तीसरे पे, तीसरी पहले पे, मतलब ऑल आर इंटरलिंक्ड, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं किसी न किसी तरीके से, ठीक है। डेट बिगिंस विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, हमने देखा ना, आइडेंटिफिकेशन से स्टार्ट होता है अकाउंटिंग प्रोसीजर, हम पता लगाते हैं पहले, ठीक है, फिर उसको मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है।
तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन से शुरू होता है और एंड कहाँ पे होता है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वही जहाँ पे हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम मेंटेन कर रहे थे, ठीक है, समझ आया। सो एवरी स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग जनरेट्स इंफॉर्मेशन। अब हर स्टेप जो है, स्टेप 1 से लेके स्टेप जो 4th है, जो लास्ट स्टेप है वहां तक, हर स्टेप पे कुछ इंफॉर्मेशन जनरेट होती है। जनरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज नॉट एन एंड इन इटसेल्फ। अब ये नहीं कि जो इंफॉर्मेशन मिल गई वो एंड हो गया, कि हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिली उस प्रोसेस से और बस खत्म। फर्दर हमें क्या होता है, उस इंफॉर्मेशन का आगे यूटिलाइज करना होता है। इट इज अ मीन्स टू फैसिलिटेट द डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग द यूजर ग्रुप्स, राइट, ठीक है ना। अब जो हमें इंफॉर्मेशन मिली, अब उसका डिसेमिनेशन करना, उस इंफॉर्मेशन आगे जिसको चाहिए उस तक पहुंचाना भी तो है, ठीक है। Now, accounting information should ensure to provide information for using economic decisions, right? ठीक है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या इंश्योर करता है कि वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे इकोनॉमिक डिसीजन लेने के लिए, है ना, क्योंकि सब कुछ तो इकोनॉमिक से जुड़ा हुआ है, मतलब मॉनेटरी टर्म से जुड़ा हुआ है ना। Serve the users who rely on financial statements as their principal source of information। अब जो यूजर्स हैं, जो जुड़े हुए हैं, रिलाई करते हैं, वो जो रिलाई करते हैं इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के, एज देयर प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, तो ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन उनके लिए क्या है, प्रिंसिपल सोर्स है इंफॉर्मेशन का। अगर यही उनको नहीं मिलेगा तो वो रिलाई कैसे करेंगे, ठीक है, वो यूजर्स वो किस डेटा पे रिलाई करेंगे, फिर अपने डिसीजंस किस बेसिस पे लेंगे, राइट, एस्टिमेट्स किस बेसिस पे लगाएंगे। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन यूजफुल फॉर प्रिडिक्टिंग एंड इवेल्युएटिंग द अमाउंट, टाइमिंग एंड अनसर्टेनिटी ऑफ पोटेंशियल कैश फ्लो। अब ये जो इंफॉर्मेशन है ये यूजफुल किस लिए भी है, प्रिडिक्ट करने के लिए, पहले से प्रिडिक्शंस करने के लिए, और इवेल्युएट करने के लिए अमाउंट्स को, टाइमिंग को, अनसर्टेनिटी ऑफ पोटेंशियल कैश फ्लोज को, ठीक है, ठीक है ना। तो अनसर्टेनिटी ऑफ पोटेंशियल कैश फ्लोज। नाउ प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर जजिंग मैनेजमेंट एबिलिटी, ठीक है, अब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना फॉर जजिंग मैनेजमेंट एबिलिटी। अब मैनेजमेंट की एबिलिटी को जज करना है कि मैनेजमेंट का क्या उसकी जो क्वालिटीज़ है वो है उस लेवल की कि जो आगे फर्दर बिजनेस में और इम्प्रूवमेंट ला सके, ठीक है, एस्टिमेशन करना, ठीक है, मैनेजमेंट को, टू यूटिलाइज रिसोर्सेज इफेक्टिवली इन मीटिंग गोल्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सोर्स है। प्रोवाइड फैक्चुअल and interpretative information by disclosing underlying assumptions on matters subject to interpretation, evaluation, prediction और estimation, ठीक है ना, समझ आए पॉइंट, कि प्रोवाइड करना फैक्चुअल और इंटरप्रिटेटिव इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स के बेसिस पे, ना कि ऐसे ही कुछ भी हमने गलत डेटा दे दिया, ऐसे नहीं, जो फैक्ट्स हैं, जो एक्चुअल में फिगर्स हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू जो आई हैं उनको सही से प्रोवाइड करना, इंटरप्रिटेटिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना बाय डिस्क्लोजिंग अंडरलाइंग assumptions on matters subject to interpretation, ठीक है, इवैल्यूएशन, प्रेडिक्शन और एस्टिमेशंस वगैरह। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन एक्टिविटीज अफेक्टिंग द सोसाइटी। अब वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, इंफॉर्मेशन जो एक्टिविटीज अफेक्टिंग द सोसाइटी, जो सोसाइटी को अफेक्ट करे, राइट। अब ऑर्गेनाइजेशंस के कामों से सोसाइटी पे भी तो इफेक्ट पड़ता है ना। चलिए, नाउ द apparently divergent needs of internal and external users of accounting information have resulted in the development of sub-disciplines within the accounting discipline, namely financial accounting, cost accounting and management accounting। अब क्या है इसका मतलब, क्या है कि जैसे जैसे डाइवर्जेंट नीड्स है, अलग अलग ज़रूरतें बढ़ी इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स की, ठीक है, इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के लिए, तो इससे क्या हुआ, इससे क्या रिजल्ट हुआ कि डेवलपमेंट होता रहा सब डिसिप्लिन विद इन द अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग के अंदर ही और छोटे छोटे डिसिप्लिन बनते रहे, फर्दर वो उसमें डिविजन्स आते रहे। तो जिसको क्या कहते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, राइट, फाइनेंस से जुड़ी हुई जो भी मॉनेटरी टर्म्स हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉस्ट आ रही है उनके बेसिस पे जो अकाउंटिंग की जाती है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो मैनेजमेंट है पूरा,
ऑर्गेनाइजेशन का, उसके रिगार्डिंग जो अकाउंटिंग की जाती है। अब इनको और डिटेल में देखते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग असिस्ट कीपिंग अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ financial transactions in the preparation and presentation of financial reports in order to arrive at a measure of organizational success and financial soundness। ठीक है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? असिस्ट करती है कीपिंग अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, एक सिस्टमैटिक, पूरा अकाउंटिंग एक सिस्टमैटिक तरीका है, राइट। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग उसका एक पार्ट है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या असिस्ट करता है कि एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड हो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का। द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, तैयार की जाए, प्रेजेंट की जाए फाइनेंशियल रिपोर्ट्स इन ऑर्डर टू अराइव एट अ मेजर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। इस तरीके से की जाए कि हम एक पहुंचे एक मेजर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस के उस पे और फाइनेंशियल साउंडनेस पे, ठीक है, कि जो भी चीज़ें हमें मिले डेटा वो साउंड हो, क्लियर हो, करेक्ट हो, रिलायबल हो। इट रिलेट्स टू द पास्ट पीरियड, सर्व्स द स्टीवर्डशिप फंक्शन एंड इज मॉनेटरी nature. It is primarily concerned with the provision of financial information to all stakeholders। ठीक है ना, कि जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो सभी स्टेक होल्डर्स को मिले, राइट। नेक्स्ट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग असिस्ट्स इन एनालाइजिंग द एक्सपेंडिचर फॉर ascertaining the cost of various products manufactured or services rendered by the firm and fixation of prices thereof। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या हुआ? कॉस्ट अकाउंटिंग असिस्ट करता है हमें एनालाइज करने में, ठीक है। क्या एनालाइज करने में? खर्चे, द एक्सपेंडिचर फॉर असर्टेनिंग द कॉस्ट ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स, जो कॉस्ट है अलग अलग प्रोडक्ट की उनकी, मैन्युफैक्चर्ड और सर्विसेज रेंडर्ड बाय द फर्म, और जो सर्विसेज फर्म रेंडर कर रही है आगे फर्दर प्रोवाइड कर रही है सर्विसेज, और फिक्सेशन ऑफ प्राइसेस देयर ऑफ। ठीक है ना, तो ये इसकी कॉस्ट अकाउंटिंग से कहते हैं, अकाउंटिंग से कहते हैं। It also helps in controlling the costs and providing necessary costing information to management for decision making। साथ ही साथ ये क्या हेल्प करता है हमें? ठीक है, कॉस्ट मेंटेन करने में, कंट्रोल करने में, कॉस्ट को, खर्चे कंट्रोल करने में, ठीक है, जो कॉस्ट लग रही किसी चीज़ में उसको कंट्रोल करने में, और साथ ही साथ मैनेजमेंट को कॉस्टिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में डिसीजन मेकिंग के लिए। ठीक है, चलिए थर्ड है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? Management accounting deals with the provision of necessary accounting information to people within the organization to enable them in decision making, ठीक है, planning and controlling business operations, right। सेम मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या डील करता है? कुछ प्रोविजंस डील करता है, नेसेसरी हैं, जो ज़रूरी हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के लिए, टू पीपल, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, ठीक है ना। मैनेजमेंट कहाँ होता है? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही तो मैनेजमेंट, बाहर थोड़ी होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, वो एनेबल करता है डिसीजन मेकिंग में, राइट, प्लानिंग करने में और कंट्रोलिंग करने में बिजनेस के ऑपरेशंस को, कि जो डेली बिजनेस के ऑपरेशन चलाने, मैनेजमेंट चलाना है, उसके लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, राइट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग ड्रॉज द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मेनली फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है ना, तो हमने देखा ना कि सारा ये प्रोसीजर है, प्रोसेस है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, जो रिलाई करते हैं एक दूसरे पे, इंटरडिपेंडेंट है, राइट, इंटरलिंक्ड है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से और कॉस्ट अकाउंटिंग से ही इंफॉर्मेशन मिलती है किसको? मैनेजमेंट अकाउंटिंग को, राइट, विच हेल्प्स द मैनेजमेंट इन बजटिंग। अब बजट बनाएगी तो मैनेजमेंट इनके बेसिस पे तो बनाएगी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग से हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी, कॉस्ट अकाउंटिंग से मिलेगी। एसेसिंग प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी का एसेस करना। टेकिंग प्राइसिंग डिसीजंस, कि प्राइसिंग डिसीजन लेने की, प्राइस क्या रखी जाए, कैसे कम की जाए, ज़्यादा की जाए, ठीक है, ये सब कॉस्ट वगैरह के बेसिस पे तो किया जाता है। हम किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालते हैं तो उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं ना कि हमें प्राइस ज़्यादा रखना चाहिए, कम रखना चाहिए, है ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजंस, राइट, एंड सो ऑन। बिसाइड्स इट जनरेट्स अदर इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, इसके अलावा और जनरेट इंफॉर्मेशन भी जनरेट होती है। क्या है वो? क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। आपने ये सुना ही होगा, हर बार हर बहुत चीज़ों में पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं,
ठीक है। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी से रिलेटेड, क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी से रिलेटेड, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, पैसे से जुड़ी हुई या जो पैसे से नहीं जुड़ी हुई है, विच रिलेट्स टू द फ्यूचर एंड इज रेलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो फ्यूचर से जुड़ी हुई है और रिलेवेंट है डिसीजन मेकिंग के लिए, ठीक है, डिसीजन लेने के लिए। सच इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स, क्या क्या होती हैं वो, सेल्स फोरकास्ट, ठीक है, कैश फ्लोज, परचेज रिक्वायरमेंट, ठीक है, एनवायरमेंटल डेटा अबाउट इफेक्ट्स ऑफ एयर वाटर लैंड अदर रिसोर्सेज, फ्लोरा फोना, ह्यूमन हेल्थ, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए जरूरी होती है, ठीक है, इन सब चीजों के लिए। नाउ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अब सबसे पहले देखेंगे हम क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स, क्वालिटी, ठीक है ना। अब क्वालिटी कैसे हमें पता चलेगी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से, सबसे पहले रिलायबिलिटी, कि जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है वो रिलायबल है कि नहीं, रिलायबल मतलब हम उसे भरोसा कर सकते हैं कि नहीं, तो ये क्वालिटी तो है उसकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की। तो क्वालिटी के बेसिस पे जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का रिलायबल होना, भरोसेमंद होना, ठीक है, इट मीन्स द यूजर्स मस्ट बी एबल टू डिपेंड ऑन द इंफॉर्मेशन, है ना, कि मुझे कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है मैं उस पर रिलाई कर सकता हूँ, क्या वो मेरे लिए रिलायबल है, ठीक है, तो ये सबसे ज़रूरी है। Reliability of accounting information is determined by the degree of correspondence between what the information conveys about the transactions or events that have occurred, measured and displayed, right? तो क्या है, कैसे डिटरमाइन होती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से, डिग्री ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन कन्वेज अबाउट द ट्रांजेक्शन और इवेंट्स दैट हैव अकर्ड, कि जो भी हम इंफॉर्मेशन कन्वे हुई है किसी ट्रांजेक्शन के बारे में, किसी इवेंट के बारे में, राइट, a reliable information should be free from error। अब हम किसी चीज़ पे भरोसा तभी करेंगे ना जो एरर फ्री हो, उसमें कोई गलतियां ना हो, कोई बायसनेस ना हो, ठीक है ना, एंड फेथफुली रिप्रेजेंट्स, और सही तरीके से भरोसे के साथ उसको रिप्रेजेंट किया गया, कोई उसमें फेक चीज़ ना हो, कोई ऑल्टरेशन नहीं की गई हो, राइट, छेड़छाड़ ना की गई हो, जो इन्फॉर्मेशन है एक्यूरेट है करेक्ट है वही प्रोवाइड की गई हो, व्हाट इट इज़ मेंट टू रिप्रेजेंट, जो रिप्रेजेंट किया जाना चाहिए वो उसमें दिया है कि नहीं, राइट, ये हो गया रिलायबिलिटी। फर्दर देखते हैं रिलेवेंस, रिलेवेंस मतलब रिलेवेंट होना किसी चीज़ का, रिलेवेंट मतलब ज़रूरत की है कि नहीं, काम की है कि नहीं, मेरे काम से रिलेटेड है कि नहीं, ये कुछ भी फालतू की है। सो टू बी रिलेवेंट मतलब इंफॉर्मेशन मस्ट बी अवेलेबल इन टाइम, मस्ट हेल्प इन प्रिडिक्शन एंड फीडबैक एंड मस्ट इन्फ्लुएंस द डिसीजंस ऑफ यूजर्स बाय हेल्पिंग देम फ्रॉम हेल्पिंग देम फॉर्म प्रिडिक्शन, हेल्प करना फॉर्म प्रिडिक्शन अबाउट द आउटकम्स ऑफ पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर इवेंट्स के लिए, राइट। सेकंड, कंफर्मिंग और करेक्टिंग देयर पास्ट इवैल्यूएशन। अब रिलेवेंट है मतलब रिलेवेंस है कि इंफॉर्मेशन जो भी अवेलेबल हो रही है वो टाइम पे हो, मस्ट हेल्प इन प्रिडिक्शन, ठीक है, प्रिडिक्ट करने में हेल्प करे, फीडबैक लेने में हेल्प करे, इन्फ्लुएंस करे डिसीजन को यूजर्स के, राइट, कि उस इंफॉर्मेशन से जो यूजर है अपना डिसीजन ले पा रहा है, राइट, हेल्पिंग देम फॉर्म प्रिडिक्शन, कि प्रिडिक्ट कर पाए इस तरीके से हो कि यूजर जो है वो प्रिडिक्शन करने में उसकी ये जो इंफॉर्मेशन है वो हेल्प करे, ठीक है, और आउटकम्स जो हो उसकी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर बेसिस पे, और कंफर्मिंग और करेक्टिंग देयर पास्ट इवैल्यूएशन, और वो जो इंफॉर्मेशन मिली है वो कंफर्म, उससे हम कंफर्म कर सके या करेक्ट कर सके अपनी पास्ट इवैल्यूएशन, राइट। थर्ड है अंडरस्टैंडेबिलिटी, अंडरस्टैंड मतलब समझना, राइट, तो हम उसको समझ पाए, अंडरस्टैंडेबिलिटी हो। मेजर डिसीजन मेकर्स मस्ट इंटरप्रेट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन द सेम सेंस prepared and conveyed to them, right? The qualities that distinguish between bad communication in a message are fundamental to the accountability of the message, right? Sorry, understandability of the message. A message is said to be effectively communicated when it is interpreted by the receiver of the message in the sense which the sender has sent, right? Understandability क्या है कि
उस चीज़ को हम समझ पा रहे हैं जिस तरीके से जिसने अकाउंटिंग वो डिसीजन मेकर जो है, जो इंटरप्रेट कर रहा है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को, वो उसी सेंस में समझ पा रहा है उस इन्फॉर्मेशन को, जैसे उस इन्फॉर्मेशन को बनाने वाले ने या जिसने आगे फर्दर हमें कन्वे किया वो इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जिस सेंस में उसने हमें दी हम उसी सेंस में समझ पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। जो सेंडर है उसने मुझे बोला है कि एक्स वाई जेड इन्फॉर्मेशन है, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगी, ठीक है, या फायदेमंद नहीं होगी। तो जो इन्फॉर्मेशन उसने मेरे को समझाने की कोशिश की है उसमें, क्या मैं उसी तरीके से समझ पा रहा हूँ? उसने बोला है कि आपके लिए बेनिफिशियल है, तो मैं उसको समझ पा रहा हूँ कि हाँ ये बेनिफिशियल है, या उसने बोला है कि आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, तो मैं क्या उसी तरीके से समझ पा रहा हूँ, राइट। तो अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, इस सेंस में कि जो सेंडर ने हमें भेजा है उसी सेंस में हम उसको समझ पा रहे हैं कि नहीं। Accountants should present the comparable information in the most intelligible manner without sacrificing relevance and reliability. ठीक है, अब जो अकाउंटेंट्स होते हैं शुड प्रेजेंट, अब वो उनको इस तरीके से प्रेजेंट करना है कि कंपेरेबल इंफॉर्मेशन इन मोस्ट इंटेलिजिबल मैनर, ठीक है, इस तरीके से इतने इंटेलिजेंट मैनर में करें कि जिससे सेक्रीफाइस ना हो रिलेवेंस, ठीक है, जो रिलायबिलिटी जो रेलिवेंस है चीज का वो सेक्रीफाइस ना हो, रिलायबल हो, राइट। नाउ नेक्स्ट इज कंपेरेबिलिटी, कंपेयर करना, कि हम कंपेयर कर पाए उसको। तो कंपेयर कब करते हैं? जब कोई एक से ज्यादा चीज होती है, हम एक ही चीज को उसी खुद के साथ उसके साथ तो कंपेयर कर नहीं सकते। तो इट इज नॉट सफिशिएंट दैट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन is relevant and reliable at a particular time, in a particular circumstance, or for a particular reporting entity. But it is equally important that the users of the general purpose financial reports are able to compare various aspects of an entity over different time period and with other entities. ठीक है ना? ये सफिशिएंट नहीं है कि जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो रेलिवेंट ही हो, रिलायबल ही हो एट अ पर्टिकुलर टाइम, ठीक है, इन अ पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में क्या हो सकता है, एक पर्टिकुलर रिपोर्टिंग एंटिटी है, ठीक है, बट इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट ये भी है कि जो यूजर है वो जनरल पर्पस में फाइनेंशियल रिपोर्ट जो है वो कंपेयर भी कर पाए, राइट। रिलायबल है, रिलेवेंट है, अंडरस्टैंडेबल है, ये तो ठीक है, लेकिन वो कंपेरेबल भी हो, ये कंपेयर भी की जा सके वेरियस एस्पेक्ट उसके, ठीक है, ओवर डिफरेंट टाइम पीरियड, ठीक है। मान लीजिए अभी मेरे को कोई डेटा मिला है, उसको मैं कंपेयर कर पा रहा हूँ पिछले साल के या पिछले 5 साल के 10 साल के किसी भी एक टाइम पीरियड के साथ, राइट, एंड विद अदर एंटिटीज, ठीक है। टू बी कंपेरेबल अकाउंटिंग रिपोर्ट्स मस्ट बिलोंग टू अ कॉमन पीरियड एंड यूज कॉमन यूनिट, ठीक है। अब कंपेरेबिलिटी के लिए भी तो कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, राइट। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि मान लीजिए आपने मेरे को कुछ डेटा दिया है वो डॉलर्स में दे दिया है, और जो मैं डेटा मेरे पास जो मैं करता हूँ वो रुपीज़ में होता है। तो क्या है, अभी मैं उस डॉलर की वैल्यू को रुपी के साथ तो कंपेयर नहीं कर सकता ना, तो यूनिट भी सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो या तो आप मुझे वो डॉलर आप रुपीज़ में ही देंगे क्योंकि मेरा डेटा तो रुपीज़ में ही रहता है, राइट। तो एक कंपेरेबल यूनिट भी होनी चाहिए मेजरमेंट के लिए, एंड फॉर्मेट ऑफ रिपोर्टिंग, ओके, वो फॉर्मेट भी कंपेरेबल होना चाहिए। चलिए, नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग है उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे, किसी कोई चीज़ होती है, राइट, तो उसका कुछ ना कुछ होना किसी रीज़न के लिए होता है। तो अब अकाउंटिंग है, जो अकाउंटिंग सिस्टम बनाया गया है वो किसी पर्पस से है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स है वो देखते हैं। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है, बिजनेस की किसी भी बिजनेस की जो ट्रांजैक्शंस होती है उनके जो रिकॉर्ड्स है उनको मेंटेन करना, सबसे पहला काम अकाउंटिंग का क्या है कि रिकॉर्ड्स मेंटेन करना बिजनेस ट्रांजैक्शंस के, राइट। अकाउंटिंग इज यूज्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो क्या है उसका काम, वो यूज की जाती है मेंटेन करने के लिए सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, एक सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड्स सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का, फाइनेंस से जुड़ी हुई, राइट, किसमें, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जिन बुक्स ऑफ जिस भी चीज में हम उसको डेटा को रिकॉर्ड करते हैं वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहलाती है, राइट। इवन द मोस्ट ब्रिलियंट एग्जीक्यूटिव और मैनेजर कैन नॉट एक्यूरेटली रिमेंबर द न्यूमरस अमाउंट्स ऑफ वेरी ट्रांजेक्शन इन सच एज परचेजेस, सेल्स, receipts, payments, etc. that takes place in business every day, right?
Hence, a proper and complete record of all transactions are kept regularly. Moreover, the recorded transaction enables verifiability and access and evidence. अब कोई भी जो एग्जीक्यूटिव होगा, राइट, कितना भी ब्रिलियंट हो कोई भी पर्सन किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो सारी चीज़ें तो याद रख नहीं सकता, सारे ट्रांजेक्शन तो याद रख नहीं सकता, सारे परचेज याद रख लिए उसने, सेल्स याद रख लिए, रिसिट्स पेमेंट्स वगैरह नहीं रख सकता ना। तो इसलिए हर डे टू डे जो ट्रांजेक्शन होती है उसको प्रॉपरली मेंटेन करना, ठीक है, रिकॉर्ड्स को कंप्लीट करना, तैयार करना और रेगुलरली उसको रखना ज़रूरी है। ठीक है, साथ ही साथ एक वेरीफाई करने के लिए भी ये एक एविडेंस की तरह हमें हेल्पफुल होता है, राइट। नाउ एस्टिमेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, फायदा हो रहा है बिजनेस को या लॉस, वो भी पता लगाने के लिए अकाउंटिंग की जरूरत होती है। द ओनर्स ऑफ बिजनेस आर कीन टू हैव एन आइडिया अबाउट द नेट रिजल्ट्स ऑफ देयर बिजनेस ऑपरेशंस, है ना। ये तो पता ही होगा आपको कि कोई भी बिजनेस होता है, उसके जो ओनर होते हैं वो बहुत कीन होते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं इस चीज़ को जानने में कि उनका जो बिजनेस ने क्या फाइनल में उनको आउटपुट दिया है, क्या आउटकम दिया है, राइट, क्या रिजल्ट्स दिए हैं फाइनल पीरियडिकली, राइट। दैट इज वेदर द बिजनेस हैज अर्न प्रॉफिट्स और इनकर्ड लॉस, कि क्या बिजनेस ने फायदा किया है या नुकसान झेले हैं, राइट। Thus, another objective of accounting is to ascertain the profit earned or loss sustained by a business during an accounting period. साथ ही साथ उसने कितना प्रॉफिट अर्न किया है या कितना लॉस सस्टेन किया है, वो एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग पीरियड में, ठीक है, वो भी देखने के लिए ज़रूरी होता है, हेल्प करती है अकाउंटिंग, ये उसका ऑब्जेक्टिव है। Which can be easily worked out with help of record of incomes and expenses relating to the business by preparing a profit or loss account for the period, right। तो कैसे पता लगाते हैं हम, रिकॉर्ड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस को भी, ठीक है, जो कितनी हमें इनकम हुई है और कितने खर्चे हुए हैं उसको जानने के लिए भी। तो जो भी बिजनेस से रिलेटेड है तो उसको हम कैसे पता करते हैं, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बना के, जैसे हम ऊपर देखा था ना हमने कि ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, तो वैसे ही हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन रखते हैं कि हम पता लगा सके कि उस पीरियड में हमको फायदा हुआ या नुकसान हुआ, राइट। प्रॉफिट रिप्रेजेंट्स एक्सेस ऑफ रेवेन्यू। प्रॉफिट कब होता है, मान लीजिए कि मैंने 1000 रुपए का मैंने कुछ चीज़ बेची है, राइट, है ना, और मुझे उसके बदले 1200 रुपये मिल रहे हैं, तो मुझे जितने का मैंने उस चीज़ को बेचा है फर्दर आगे बना के, ठीक है, उससे ज़्यादा मिला है ना मुझे, राइट, तो मुझे एक्सेस मिला है ना उस अमाउंट से। एक्सेस मतलब क्या हुआ, ज़्यादा मिला है मतलब फ़ायदा हुआ है मुझे, ठीक है। वहीं मैं उल्टा अगर मैं 1000 रुपये की चीज़ बना के बेचता, मुझे 800 रुपये मिलते, तो क्या मुझे ज़्यादा मिला है कि कम मिला है, मुझे कम मिला है ऑब्वियसली। तो इस बार क्या हुआ, मेरा लॉस हुआ है, ठीक है। जितना लगा के मुझे अगर कम मिल रहा है तो लॉस है मेरा, ठीक है, डेफिसिट मिल रहा है मुझे। अगर लगा के जितनी मैंने बेचा है उसको उससे ज़्यादा मिल रहा है तो एक्सेस मिल रहा है, वो मेरा प्रॉफिट है, ठीक है। तो प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट रिप्रेजेंट्स एक्सेस ऑफ रेवेन्यू, इनकम, ठीक है। रेवेन्यू का या इनकम का जो एक्सेस होता है, जो एक्स्ट्रा जो अमाउंट होता है जो हमें मिलता है उससे, वो हमारे क्या होता है, प्रॉफिट होता है। इफ द टोटल रेवेन्यू ऑफ अ गिवन पीरियड इज 6 लाख, मान लीजिए 6 लाख है एक टोटल पीरियड का जो रेवेन्यू हुआ है, ठीक है। टोटल एक्सपेंसेस आर 5,40,000, ठीक है, पूरा 6 लाख का एक पीरियड का रेवेन्यू है, और जो टोटल खर्चे हुए हैं वो 5,40,000 हो गए हैं। तो जो फाइनल में हम देखेंगे एट द एंड, प्रॉफिट विल बी इक्वल टू 60,000, मतलब 6 लाख टोटल रेवेन्यू आया, मतलब ऑल टोटल मनी जो हमारे पास है 6 लाख, और जो पूरा मिला के हमारे खर्चे लगे थे वो 5,40,000, तो उसका जो डिफरेंस बच गया वो 60,000 है। एट द एंड हमारा 60,000 एक्सेस है ना, तो वो क्या हमारा प्रॉफिट है। इफ हाउएवर जो टोटल खर्चे हैं एक्सीड कर जाते टोटल रेवेन्यू से, मान लीजिए 6 लाख हमारे हमारे पास 5,40,000 आता है, राइट, और हमारे टोटल जो पूरे साल में जो हमारे को उस पीरियड में खर्चे लग गए होते 6 लाख, तो फिर हम 60,000 का हमारे पास क्या होता, ज़्यादा खर्चे हो गए हमारे, तो मतलब हमारा माइनस में चला गया, तो वो हमारा लॉस हो गया, राइट, समझे। नाउ डिपिक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। और फाइनेंशियल पोजीशन को डिपिक्ट करना, पता लगाना कि क्या पोजीशन है बिजनेस की या ऑर्गेनाइजेशन की। अकाउंटिंग ऑल्सो एम्स एट ascertaining the financial position of the business concerned in the form of its assets and liabilities at the end of every accounting period, ठीक है ना। तो फाइनेंशियल पोजीशन पता करना भी बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है।
और अकाउंटिंग हेल्प करता है, उसका एक कैरेक्टरिस्टिक है, राइट। A proper record of resources owned by business, organization, assets, and claims against such resources, liabilities, facilitates the preparation of a statement known as balance sheet. Okay, position statement, right? तो फाइनेंशियल पोजीशन कैसे पता लगाते हैं कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, कि उसके एसेट्स कितने हैं, उसकी लाइबिलिटीज कितनी है। एसेट्स मतलब उसकी, आप समझ लीजिए एक तरह से, अगर अभी मैं लेमन लैंग्वेज में कहूँ तो उसकी जो अपनी प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसके जो अपने पास खुद की जो एसेट है, खुद की प्रॉपर्टी है, वो कितनी है, ठीक है। फर्दर इसको हम अच्छे से समझेंगे आगे, एसेट्स वगैरह क्या होती है, टेक्निकलिटी क्या होती है उसकी। बट अगर लेमैन लैंग्वेज में करें तो एसेट्स उसकी खुद की प्रॉपर्टी क्या है, खुद का कितना ओन जो करता है वो क्या है उसके पास, लाइबिलिटीज क्या है उसके ऊपर, बर्डन पे करने की, चुकाने की जो उसके पास है, ठीक है, वो कितनी है। तो वो एक बैलेंस, तो एक बैलेंस शीट मेंटेन करके पता लगाई जाती है, राइट, एसेट और लाइबिलिटीज को, उससे फाइनेंशियल पोजीशन पता लगती है। ये एसेट ज्यादा है, मतलब उसके पास खुद की ओन प्रॉपर्टी ज्यादा है, या लाइबिलिटीज चुकाने की जो है बर्डन वो ज्यादा है, ठीक है। नाउ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू इट्स यूजर, ठीक है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जनरेटेड बाय द अकाउंटिंग प्रोसेस इज कम्युनिकेटेड इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट्स। अब कैसे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आगे फर्दर कैरेक्टरिस्टिक क्या है उसकी, कि वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट की जाती है आगे यूजर्स को, किस फॉर्म में, रिपोर्ट्स की फॉर्म में, स्टेटमेंट्स की फॉर्म में, ग्राफ्स की फॉर्म में, एंड चार्ट की फॉर्म में, राइट, टू द यूजर्स हु नीड इट इन डिफरेंट डिसीजन सिचुएशंस। एज ऑलरेडी स्टेटेड, देयर आर टू मेन यूजर्स, हमने पीछे ही देख चुका है कि दो तरह के यूजर्स होते हैं, इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स मतलब अंदर के, डिपार्टमेंट के अंदर के, मैनेजमेंट के अंदर के, तो मेनली मैनेजमेंट हु नीड्स टाइमली इंफॉर्मेशन ऑन कॉस्ट ऑफ सेल्स, प्रॉफिटेबिलिटी एटसेट्रा। ये अब धीरे धीरे आप समझ चुके होंगे, है ना। फॉर प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग। एंड एक्सटर्नल यूजर्स क्या होते हैं, एक्सटर्नल यूजर्स वो हो गए जो बाहर के होते हैं, आउटसाइडर, जिनका बाहर के लोग जो होते हैं इंटरेस्ट होता है जिनका ऑर्गेनाइजेशन में, who have limited authority, ability and resources to obtain the necessary information and have to rely on financial statements, ठीक है। उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे रिलाई होना होता है, क्योंकि उनकी सारी इन्फॉर्मेशन तो मिलती नहीं है। एट द एंड जो उनके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आते हैं, बैलेंस शीट आती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, उस पर रिलाई करते हैं। सो प्राइमरीली द एक्सटर्नल यूजर्स आर इंटरेस्टेड इन द फॉलोइंग। अब प्राइमरीली जो बाहर के यूजर्स हैं, एक्सटर्नल यूजर्स, वो किस पे रिलाई करते हैं, इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, इंफॉर्मेशन ऑन द रिस्क एंड रिटर्न और इन्वेस्टमेंट, राइट, इन चीजों पे। नाउ यूनियंस एंड एम्प्लॉय ग्रुप्स, इंफॉर्मेशन ऑन द स्टेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ विद इन द बिजनेस, ठीक है। जो यूनियंस होती है, एम्प्लॉय ग्रुप्स होते हैं, उनको स्टेबिलिटी पे चाहिए होती है, प्रॉफिटेबिलिटी पे चाहिए होती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ विद इन द बिजनेस, राइट। लेंडर्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उनको जरूरत होती है इंफॉर्मेशन ऑन द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द कंपनी, ठीक है, एंड इट्स एबिलिटी टू रिपे लोन्स एंड पे इंटरेस्ट, कि वो क्रेडिट वर्दी है कि नहीं, जो क्रेडिट ले रही है कहाँ कहीं से अपने बिजनेस के लिए, ऑर्गेनाइजेशन पैसा ले रही है, वो चुका भी पाती है कि नहीं, चुका पाएगी या नहीं, राइट। सप्लायर्स एंड क्रेडिटर्स का, उनका उनका भी एक्सटर्नल यूजर्स, ये भी, ये सारे एक्सटर्नल यूजर्स हैं, राइट। आप सोच रहे हैं क्या है, तो ये सारे एक्सटर्नल यूजर्स हैं जो डिपेंड रिलाई करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। सप्लायर और क्रेडिटर्स कैसे रिलाई करते हैं, इंफॉर्मेशन ऑन वेदर अमाउंट्स ओन्ड विल बी रीपेड व्हेन ड्यू एंड ऑन द कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ द बिजनेस। सप्लायर और क्रेडिटर क्या सोचते हैं कि उनको जो पैसा है वो वापस मिल पाएगा उनका कि नहीं, ठीक है। इंफॉर्मेशन द कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड दस liability of a continued supply of products, parts and after sales, right. Government and other regulators, information of the allocation of resources and compliance of regulations, compliance to regulation। गवर्नमेंट क्या देख रही है कि ये रेगुलेशंस के साथ चल रहा है कि नहीं कोई ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कंप्लायंस फॉलो कर रहा है कि नहीं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल, अब ऑर्गेनाइजेशन का, किसी बिजनेस का सोसाइटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ग्रुप्स के लिए, सच एज एनवायरनमेंट को हार्म ना करे वो, ठीक है ना, इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट ना करे, बिजनेस के ग्रोथ के साथ साथ अपने बिजनेस को तो ग्रो कर रहे हैं लेकिन कहीं एनवायरनमेंट को हार्म कर रहे हो, तो ये भी नहीं होना चाहिए, तो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। कॉम्पिटिटर्स, कॉम्पिटिटर्स का क्या है कि इंफॉर्मेशन ऑन द रिलेटिव स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ देयर कॉम्पिटिशन। तो
कॉम्पिटिटर के लिए भी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या वो इंफॉर्मेशन ज़रूरी होती है उस बिजनेस से कॉम्पीट करने के लिए, फॉर कंपेरेटिव एंड बेंचमार्किंग पर्पसेस, whereas the above categories of users share in the wealth of the company. Competitors require the information mainly for strategic purpose. अब जितने भी ऊपर के जो भी वो थे यूजर्स, ठीक है, एक्सटर्नल यूजर्स, उनको क्या चाहिए होती है, उनको इंफॉर्मेशन चाहिए किस लिए, वेल्थ के लिए कंपनी की, ठीक है। लेकिन जो कॉम्पिटिटर होंगे उनको क्या चाहिए, स्ट्रेटेजिक पर्पसेस के लिए चाहिए वो इंफॉर्मेशन, राइट, ताकि स्ट्रेटेजीज तैयार कर पाए कि हाउ टू कॉम्पीट, हाउ विल कॉम्पीट विद द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और क्या स्ट्रेटेजी बनाए। नाउ रोल ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का रोल क्या है। द रोल ऑफ अकाउंटिंग हैज बीन चेंजिंग विद द चेंजेस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंक्रीजिंग सोसाइटल डिमांड्स, राइट। अब जो अकाउंटिंग का रोल है ना, वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। आप देख ही रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम चेंज होता जा रहा है, राइट, एडवांसमेंट आ रही है, डेवलपमेंट हो रही है, राइट। तो फ्यूचर में अभी भी धीरे धीरे और फ्यूचर में रोल चेंजेस होते रहेंगे, राइट, रोल चेंज होता रहेगा, राइट, अकाउंटिंग का। So it describes and analyzes the mass of data of an enterprise through measurement, classification, and summarization, and reduce those data into reports. Sorry, data है, ठीक है? Those data into reports and statements which show the financial condition and results of operation of that enterprise. Hence, it is regarded as language of business. ठीक है ना? तो अकाउंटिंग को क्या कहते हैं, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, राइट। तो लैंग्वेज क्या है, जैसे जहाँ पे हमें जिस तरीके से यूज करनी होती है हम उस तरीके से यूज करते हैं। तो अकाउंटिंग ऐसे ही उसका भी रोल चेंज होता रहता है। सो परफॉर्म्स द सर्विस एक्टिविटी बाय प्रोवाइडिंग क्वांटिटेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दैट हेल्प्स द यूजर्स ऑफ वेरियस, ठीक है। अकाउंटिंग एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम कलेक्ट्स एंड कम्युनिकेट्स इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन। अब एक इंफॉर्मेशन सिस्टम की तरह अकाउंटिंग क्या करता है, कम्युनिकेट करता है इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन किसी भी एंटरप्राइज के बारे में टू अ वाइड वेराइटी ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज, राइट। ये हम देखते आ रहे हैं पीछे। हाउएवर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू द पास्ट ट्रांजैक्शंस, है ना, कि जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो क्या है, रिलेटेड टू पास्ट ट्रांजैक्शंस है, राइट, एंड इज क्वांटिटेटिव एंड फाइनेंशियल इन नेचर, कि क्वांटिटेटिव है क्वांटिटी के बेसिस में, राइट, एंड फाइनेंशियल नेचर की होती है। इट डज नॉट प्रोवाइड क्वालिटेटिव एंड नॉन फाइनेंशियल, ठीक है ना, ये याद रखना कि जो अकाउंटिंग है वो क्या है, क्वालिटेटिव है, राइट, क्वालिटेटिव होती है, नॉट क्वांटिटेटिव, ओके। और साथ ही साथ फाइनेंशियल नेचर की होती है, ना कि नॉन फाइनेंशियल, ठीक है। नॉन फाइनेंशियल का कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है ना। पहले बार्टर सिस्टम जो चलता था पुराने टाइम में नॉन फाइनेंशियल था, उसमें कोई मॉनेटरी टर्म्स होते नहीं थे, चीज के बदले चीज, कोई भी किसी भी वस्तु के बदले वस्तु प्रोवाइड करते थे, एक्सचेंज का गुड्स करते थे, ठीक है। लेकिन अब क्या है, मॉनेटरी टर्म्स होता है, फाइनेंशियल होना चाहिए, राइट। सो these limitations of accounting must be keep in view while making use of the accounting information. तो हमें इन चीज़ों को भी ध्यान रखना होता है जब हम इंफॉर्मेशन लेते हैं अकाउंटिंग, राइट। तो फ्रेंड्स, आज ये वीडियो यहीं तक है, राइट। नेक्स्ट वीडियो में फर्दर मैं आपको अकाउंटिंग के बारे में और अच्छे से क्लियर करूंगा, डेफिनेशंस पढ़ेंगे हम, ठीक है ना, और टेक्निकल टर्म्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो वीडियोस अब मैं लाने वाला हूँ वो बहुत सारे गवर्नमेंट एस्पिरेंट्स के लिए हेल्पफुल होंगी, ठीक है। जीएस तो चल ही रहा है हमारा, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स साइंस तो चल ही रहा है, अब अकाउंटेंसी भी ले आया हूँ मैं। तो जो भी स्टूडेंट्स ईपीएफओ का एग्जाम आने वाला है, राइट, सितंबर में, इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, उनके लिए वीडियोस हेल्पफुल है, राइट। प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एज वेल, राइट। शेयर ज़रूर कीजिए कि आपके साथ साथ औरों को भी ये वीडियोस की नॉलेज मिल सके, ठीक है। और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बिकॉज मैं आपके लिए इतना कंटेंट लेके आता हूँ, तो आपको पता है, आप जानते ही हैं कि कंटेंट बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है, ठीक है, टाइम भी लगता है, मेहनत भी लगती है, ठीक है। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। लर्न एंड हेल्प अदर्स टू लर्न, ठीक है, खुद भी सीखिए, साथ ही साथ दूसरों की भी हेल्प कीजिए सीखने में। थैंक यू फॉर कमिंग टू your channel education for everyone.